ओके डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन संपन्न हुआ। आई हैव डिस्कस विथ माय टीम जनरल स्टडीज पेपर स्टडी एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ माय टीम द सी सेट पेपर। तो आप जानते हो कि मेरे जी में कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चंस आता है और कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन बहुत इनकरेजिंग रहे इस बार। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इससे पहले कॉम्प्रिहेंशन के 27 क्वेश्चंस होते थे, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को बेट करता था यू पीपल हैव टू सॉल्व एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस आउट ऑफ 27। हम बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम लेकर नहीं चलते। अगर आपने 20 भी सॉल्व कर दिया 27 में तो आपके कितने मार्क्स पक्के हो गए आप समझ लो। फिर उसके बाद आपको इसमें 16 मार्क्स और भी जोड़ने हैं, तो उसके लिए आपके पास पूरा मैथ और रीजनिंग बचा है। इस बार तो वो हद भी पार हो गई। In this paper there are the total 29 questions on comprehension, and my students are maybe in a position to answer the questions 25 out of 29, क्योंकि जो मैं पेपर देख रहा हूं उसमें रियली 2-3-4 क्वेश्चंस में ज्यादा कंफ्यूजन हुआ होगा, नहीं तो प्रथम दृष्टया सॉल्व होने वाला पेपर मुझे देखा। और मैं एक बात और भी आपको बताऊं कि मैं कॉम्प्रिहेंशन की क्लास में स्टूडेंट्स को 6 क्लासेस में मैं ट्रेन करता हूं, और उस 6 क्लासेस में मेरा विश्वास है कि जो स्टूडेंट्स जहां भी दे रहे होंगे, इंडिया के जिस सेंटर से भी दे रहे होंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन में, ही मे हैव परफॉर्म वेरी वेल, आई कैन एक्सपेक्ट। अब नाउ आई एम कमिंग टू द क्वेश्चंस लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आपसे और भी शेयर करना चाहूंगा। देखिए, कॉम्प्रिहेंशन को अब टाइम आ गया है, क्योंकि आप जानते हो कि इसमें 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक जिन्होंने पेपर दे लिया है, तो जो पेपर दे लिया हो मायूस ना हो, आपने अच्छा ही किया होगा। और जो पेपर देने वाले हैं उनके लिए मैं विशेष कर संदेश देना चाहता हूं कि कॉम्प्रिहेंशन को आप अपनी लायबिलिटी नहीं, अपना स्ट्रेंथ बनाइए। अब हाउ कैन यू मेक इट योर स्ट्रेंथ? तो मैं स्टूडेंट्स, रीडिंग, राइटिंग एंड प्रिसाइज राइटिंग, that is the part and parcel of your whole preparation. You are just writing the GS paper, you are writing the essay paper, and if you are making a study of even NCERT book, any other book, the newspaper articles, so if you are not having the proper knowledge how to read, that is not going to be beneficial for you. जब तक कि आपको यह समझ विकसित नहीं होगी कि हम कैसे क्वेश्चन को पढ़ें, हम कैसे किसी पैसेज को पढ़ें, उसके सेंट्रल आइडिया को पकड़ें, उसके सब्सिडियरी आइडियाज को पकड़ें, तब तक ना तो आप न्यूज़पेपर के आर्टिकल के साथ जस्टिस कर सकते, ना आप एनसीईआरटी बुक्स और किसी अदर बुक्स की रीडिंग में आप उसके साथ जस्टिस कर सकते। तो मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि हम अपने जनरल स्टडीज के प्रिपरेशन के दरमियान ही स्टूडेंट्स को एक क्लास में ही प्रिपेयर करवा देते हैं, हाउ टू रीड, हाउ टू राइट एंड हाउ टू डू प्रिसाइज राइटिंग। और मुझे लगता है कि वैसे स्टूडेंट्स जनरल स्टडीज करने के दरमियान ही कॉम्प्रिहेंशन पर इतना एक्सपर्टीज हासिल कर लेंगे कि उनको कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, 29 क्वेश्चंस है, और इस बार एक और भी प्लस पॉइंट है कि एक ही क्वेश्चन में 2 उन्होंने सेट बनाए हुए। तो उससे मतलब यह है कि आप एक पीस कॉम्प्रिहेंशन का पढ़ते हो, यू कैन सॉल्व 2 क्वेश्चंस। अर्लियर यू मे फाइंड द सिंगल वन क्वेश्चन इन ए सिंगल वन पीस, सो यू हैव टू गो थ्रू टू मेनी पीसेस। इसमें थोड़ा सा आपको रेस्पाइट वो देते हैं, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन में प्रायः एक पैसेज में प्रायः 2 क्वेश्चंस को उन्होंने अटैच किया हुआ है, तो एक ही पैसेज से आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आप देखो, ये पैसेज 1 है। हाँ, मैं आपको बता दूं कि हमारा जो सेट है, हमारा सेट है बी। व्हिच वन सेट इज? दैट इज द सेट नंबर बी। सो हियर आई हैव टू मेक यू क्लियर कि अब यहां पर आप देखो कि इन आवर कंट्री द पैसेज 1 है, इन आवर कंट्री रिगेटिवली टीचिंग एंड लर्निंग फॉर द एग्जामिनेशन हैव बीन आवर फोर्टे, बट न्यू डिमांड्स ऑफ सोसाइटी एंड फ्यूचर ऑफ वर्क रिक्वायर क्रिटिकल एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग, लर्निंग थ्रू डूइंग, आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम मल्टीपल डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव्स ऑन द सेम इशू यूजिंग एविडेंस। अब मैं स्टूडेंट्स, अगर इतने लंबे में मैं पैसेज पढ़ने लगूं तो आपके लिए बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग और शायद इंटॉलेबल भी हो जाए। दुर्भाग्यवश हमारे देश में परीक्षाओं के लिए शिक्षा प्राप्ति, आप इस पूरे पैसेज को पढ़िए।
आप आराम से इन दोनों पैसेज को पढ़िए। एजुकेशन सिस्टम के ऊपर है इंडिया का, परिच्छेद 1 में। और इसमें देखिए क्वेश्चन उन्होंने कैसे सेट किया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस परिच्छेद में व्यक्त केंद्रीय विचार सेंट्रल आइडिया को सर्वोत्तम रूप में प्रतिबिंबित करता है। हाँ, एक बात से मैं आगाह कर दूं, ये किसी स्टूडेंट का ही पैसेज को पीपीटी बनाकर मेरे जो R&D डिपार्टमेंट ने मुझे दिया है, तो उनका अलग मार्किंग है, ये मेरी मार्किंग नहीं है, मैं अपनी मार्किंग करूंगा। मेरा आंसर यहाँ है, इस आंसर को आप पकड़ेंगे और मैं इसमें तो इसमें दूसरा कोई अगर आपको ब्लैक लगा हुआ तो आप उसको नहीं लेंगे, जो मैं मार्क करूंगा आप उसी को मानेंगे मानक। हालांकि मेरे स्टूडेंट का नहीं है, किसी और से रैंडमली लिया गया था कल सेंटर से। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस परिच्छेद में व्यक्त केंद्रीय विचार को सर्वोत्तम रूप में प्रतिबिंबित करता है? ए, भारत के पास अपने विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संवर्धन हेतु पर्याप्त संसाधन नहीं है। विदेश में उच्च शिक्षण संस्थान सरकार के नियंत्रणाधीन नहीं होने चाहिए। सी, उच्च शिक्षा हेतु कक्षा उपागम को हटा देना चाहिए। और डी, कक्षा की पुनर्कल्पना और शिक्षण का पुनराविष्कार करना आवश्यक है। इंडिया, which one of the following statements best reflects the central idea conveyed by the passage? A, India does not have enough resources for promoting quality education in its universities. B, the institutions of higher learning in the country should not be under the control of the government. C, classroom approach to higher education should be done away with. And D, classroom needs to be reimagined and teaching needs to be reinvented. This is choice number D is the correct answer. अगर आप पूरे पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको चॉइस नंबर डी, ये चॉइस नंबर डी क्वेश्चन नंबर पैसेज नंबर 1 का है। क्वेश्चन नंबर 2, with reference to the above passage the following assumptions have been made. 1, higher education is a constantly evolving subject that needs only to align towards new developments in all spheres of society. 2, in our country sufficient funds are not allocated for promoting higher education. जैसे उच्च शिक्षा उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई। पूर्व धारणाएं, एजम्पशन। उच्च शिक्षा सतत विकसित होने वाला विषय है जिसे समाज के सभी क्षेत्रों में हो रहे नए विकास के साथ पंक्तिबद्ध होने की आवश्यकता है। 2, हमारे देश में उच्च शिक्षा के संवर्धन के लिए पर्याप्त निधियों का विनिधान नहीं किया जाता। तो उपयुक्त पूर्व धारणाओं में से कौन सी वैध है? तो देखिए ये वाला वैध है, यानी केवल एक आपका ए आंसर है। जैसे मैं आपको बताऊं, ए आपका आंसर है। ए का मतलब हुआ ओनली 1। जैसे हमारे देश में उच्च शिक्षा के संवर्धन के लिए पर्याप्त निधियों का विनिधान नहीं किया जाता, यानी इन आवर कंट्री सफिशिएंट फंड्स आर नॉट एलोकेटेड फॉर प्रमोटिंग हायर एजुकेशन। ये कहीं भी पैसेज से नहीं आपको ऐसा पूर्वानुमान या पूर्वाभ्यास, आप पूर्व धारणाएं नहीं बना सकते। पैसेज को पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। इसलिए इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, देखो ये पैसेज किससे है? तो ये सोसाइटी के इनइक्वालिटी से है। If there is an inequality in pattern of population growth, there is greater inequality in food production and utilization. As societies become wealthier, their consumption of animal products increases. तो इसमें क्या है कि एनिमल प्रोडक्ट्स के ऊपर प्रोडक्शन ऑफ एग्रेरियन प्रोडक्शन के ऊपर यह पैसेज है। यानी यदि जनसंख्या वृद्धि के प्रतिरूप में असमानता है तो खाद्य उत्पादन उपयोग में उससे भी अधिक असमानता है। जैसे जैसे समाज अधिक धनी होते जाते हैं उनका पशु उत्पादों का उपभोग बढ़ता जाता है। इसका अर्थ है कि दाना और फलियों जैसी मूलभूत खाद्य सामग्री का बड़ा भाग जो मनुष्यों का सीधे भरण पोषण। अब मैं स्टूडेंट्स, ये कोई मैथमेटिक्स और रीजनिंग नहीं है कि मैं आपको या पूरे पैसेज को समझा के उसे सेंट्रल आइडिया निकालने में जितने सारे पैसेज हैं उसमें आपके लिए बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा और आपके लिए भी आपके पेशेंस की भी परीक्षा हो जाएगी। दैट विल बी द सेकंड वन टेस्ट फॉर योर पेशेंस। सो हियर आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि आई एम गिविंग द आंसर, आप पैसेज को खुद पढ़ लीजिएगा, उससे आपको आंसर निकल जाएगा। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी मैं क्लास में तरीका बताया हुआ हूँ, तो इससे आप अनुमान करिएगा। और जो हमारे जनरल स्टडीज के प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं उनको तो हर महीने में कम से कम मैं 2-3 दिन तो इसका प्रैक्टिस वर्क करवाऊंगा, तो आप इसमें साथ साथ सीखते चलेंगे। जैसे अब देखिए इसका आंसर है, which one of the following statements best reflects the crux of the passage? तो इसका आंसर आपका आ रहा है बी, एनिमल बेस्ड फूड इज फार लेस एफिशिएंट देन ग्रेन
प्लांट बेस्ड फूड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन। मतलब इस पूरे पैसेज में भाव ये है कि हम जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन एग्रीकल्चर का बढ़ता जाता है और हमारे सोसाइटी में प्रॉस्पेरिटी थोड़ी आती जाती है, तो धीरे धीरे हम क्या करते हैं कि ग्रेन्स फूड से एनिमल फूड्स की तरफ भागते हैं। तो हम एनिमल्स को ग्रेन्स खिलाते हैं, इंसान को ग्रेन्स कम हो जाता है, एनिमल्स को ग्रेन्स दिया जाता है और हम एनिमल फूड ही ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन उसमें यह कहता है कि आपका ग्रेन्स का सब्स्टिट्यूट एनिमल नहीं है, क्योंकि आप अगर कहेंगे तो बताते हैं कि देखिए जो जहाँ तक आप स्मॉल एनिमल्स के बारे में कहेंगे तो जो आप ग्रेन्स खिलाएंगे उसे 16% ही रिटर्न आपको मिलेगा, उनके मटन के रूप में या उनके एनिमल फैट एनिमल प्रोडक्ट के रूप में। और अगर बड़े एनिमल्स है तो उनका प्रोपोर्शन तो और भी कम है। तो इस लिहाजन आपका आंसर यहाँ पर बी बनता है कि उत्पादन उपयोग के आधार पर पशु आधारित खाद्य अनाज पादप आधारित खाद्य से काफी कम फलदायी है। यही आपका आंसर बनता है। With reference to the above passage, the following assumptions have been made। अब ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा assumption आपको करेक्ट लगता है। तो इसमें देखो आपका बी आंसर बनता है। बी मतलब उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं, तो इसमें आपका आंसर बी आता है, केवल दो। ये केवल दो में क्या है, तो केवल दो में है वेल्दियर सोसाइटीज टेंड टू इनकर ग्रेट लॉस ऑफ कैलोरीज ऑफ फूड मटेरियल्स ड्यू टू इनडायरेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ देयर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो समृद्धतर समाज अपने कृषि उत्पादों के अप्रत्यक्ष उपयोग के कारण खाद्य सामग्रियों की कैलोरियों में भारी हानि उठाने की ओर प्रवृत्त होते हैं। तो यही आपका एजम्पशन निकल के आता है, जो बी है केवल दो। सो दैट इज योर करेक्ट आंसर। तो अब हम आते हैं इस पैसेज के ऊपर। तो ये देखिए पैसेज है, द one of the dismal realities of the agricultural sector in independent India has been that it never experienced a high growth phase unlike the non-agricultural economy। ये बेसिकली ये जो पैसेज है वो एग्रेरियन और नॉन एग्रेरियन इकोनॉमी के बीच कॉम्पिटिटिव स्टडी है कि ग्रोथ का रेट एग्रीकल्चर की तुलना में नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर का ज्यादा रहा है। यानी स्वतंत्र भारत में कृषि क्षेत्र की निराशाजनक वास्तविकताओं में से एक यह रही कि इसमें कभी भी उच्च समृद्धि दर की स्थिति नहीं आई जैसा कि गैर कृषि अर्थव्यवस्था में हुआ। कृषि के लिए उच्चतम दशकीय समृद्धि चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 1980 के दशक में मात्र 3.5% रही। यद्यपि 1980 के दशक के दौरान दशकीय समृद्धि में एक उछाल आया, तथापि इसके उपरांत कृषि समृद्धि में अपेक्षाकृत गतिरोधी बना रहा। यहाँ गैर कृषि समृद्धि के जो कि 1980 से 2000 तक के दशकों में लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक विपरीत एक सुस्पष्ट विषमता दिखाई देती है। In the 1980s, also after experiencing a spurt in decadal growth during the 1980s, agriculture growth suffered relative stagnation thereafter. This is in sharp contrast to non-agriculture growth। ये मेरे बोलने से आपका नहीं होगा, जब तक आप खुद पेन पेपर लेके बैठोगे नहीं और पैसेज को ध्यान से नहीं पढ़ोगे तब तक इसको करना मुश्किल होगा। ये आपका 11 नंबर क्वेश्चन होगा, मतलब उछल के बीच में चूंकि मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं, इसीलिए हमें आगे बढ़ना पड़ता है। हम सीधे 4 नंबर से 11 पर आए क्योंकि बीच में मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो इसमें आप देखेंगे ये जैसा कि आपने देखा कि ये बी का है, हमारा जो पैसेज है वो बेसिकली दैट इज ये सेट बी है और हम सेट बी के ही पैसेज को ले रहे हैं। तो आप उसी के बेसिस पर आप अपना मार्किंग कर लेंगे। अब हम फिर आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। मैं था इस क्वेश्चन के ऊपर था कि which one of the following statements best reflects the corollary to the above passage। माने इसका corollary क्या है, इसका पूरक क्या है। तो the benefit of, अब इसका आंसर आ रहा है चॉइस नंबर ए, द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स परकोलेट्स डाउन मोर स्लोली टू द एग्रीकल्चर सेक्टर देन इन अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन उपर्युक्त परिच्छेद के उपनिगमन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। आर्थिक सुधार का लाभ अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कृषि क्षेत्र में धीमी गति से नीचे पहुंचता है। तो ये आपका ए नंबर आंसर है। With reference to the passage, the following assumptions have been made. The growing divergence between the fortunes of the agricultural and non-agricultural economy in India could have been reduced contained by point 1,
एडेप्टिंग लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स एंड वायबल कॉर्पोरेट फार्मिंग। इसका आंसर आपका डी बनता है। डी का मतलब है नाइदर वन नॉट टू। अब ये इसमें क्या है कि एडेप्टिंग लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स एंड वायबल कॉर्पोरेट फार्मिंग, ये दोनों स्टेटमेंट है, यानी बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक फसलों की भारत में कृषि और गैर कृषि अर्थव्यवस्था के बीच बढ़ते हुए अंतर को निम्नलिखित में से किन के द्वारा रोका और कम किया जा सकता है। तो ये दोनों चॉइस जो आपके दिए हुए हैं वो गलत दिए हुए हैं, तो आपका आंसर डी बनता है। और डी आंसर का मतलब हुआ नाइदर वन नॉर टू। प्रोवाइडिंग फ्री इंश्योरेंस फॉर ऑल क्रॉप्स एंड हेवीली, ये दोनों विचार फार फेचेड है, पैसेज से बाहर से लाए गए हैं। अगर इस पैसेज को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब चलिए हम पैसेज ये फिर आगे बढ़ रहे हैं। इसमें है इन आवर कंट्री हैंडलूम्स आर इक्वेटेड विथ ए कल्चर दैट इंश्योर्स ए कंटिन्यूटी ऑफ ट्रेडिशन। दिस आइडिया हैज बिकम पार्ट ऑफ द पब्लिक पॉलिसी फ्रेमिंग and provides a legitimate basis for the state to support the sector। हमारे देश में हथकरघों को परंपराओं का सातत्य का मतलब होता है निरंतरता, यानी सातत्य निरंतरता सुनिश्चित करने वाली संस्कृति से समीकृत किया जाता है। यह विचार लोक नीति निर्माण का भाग बन गया है और राज्य को इस क्षेत्र को बल प्रदान करने के लिए एक वैध आधार प्रदान करता है। अब इस पैसेज को आप लेंगे तो आपका उत्तर यहां पर बनता है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल रैशनल मैसेज कन्वेड बाय द ऑथर ऑफ द पैसेज। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस परिच्छेद के लेखक द्वारा व्यक्त सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण संदेश को सर्वोत्तम रूप में प्रतिबिंबित करता है। तो आपका आंसर बनता है ए। We need to free the handloom industry from the limited narrative linked to preserving cultural heritage। यानी हथकरघा उद्योग को सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण से संबंधित आख्यान से मुक्त करने की आवश्यकता है। इसमें 14 नंबर क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द अबव पैसेज द फॉलोइंग assumptions have been made। 1, there is no need for the state to be involved in any manner in the handloom sector। पॉइंट नंबर 2, हैंडलूम प्रोडक्ट्स आर नो लॉन्गर अपीलिंग। तो यहां पर आपका आंसर डी होता है, ना तो एक और ना ही दो, नाइदर वन नॉट टू, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट हथकरघा क्षेत्र में राज्य को किसी भी रूप में अंतर्ग्रस्त होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये भी गलत है क्योंकि ऐसा कहीं भी पैसेज में नहीं है। तेजी से बदलते हुए आधुनिक विश्व में हथकरघा उत्पाद पसंदीदा और आकर्षक नहीं रह गए हैं, ये भी फार फेचेड है, ये भी कहीं भी आपका आवश्यकता नहीं। तो डी आपका आंसर हुआ इसमें। नेक्स्ट है पैसेज कि ईच स्टेट इन इंडिया फेसेस अ डिस्टिंक्टिव सेट ऑफ चैलेंजेस रिगार्डिंग द इम्पैक्ट ऑफ वार्मिंग बट ऑल्सो ऑफर्स इट्स ओन सेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर रिड्यूसिंग इमिशंस डिपेंडिंग ऑन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल कोस्टल स्टेट्स, मतलब ये जो पूरा पैसेज है कि भारत में प्रत्येक राज्य तापन के प्रभाव को लेकर विभिन्न चुनौतियों के समूह का सामना करता है, किंतु उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रत्येक राज्य के पास अपने सुयोग हैं जो उसके अपने प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। मतलब इस पैसेज का भाव यह है कि अलग अलग क्षेत्र को पर्यावरण की अलग चुनौतियां हैं, उसका सॉल्यूशन भी वो अलग अलग कर सकते हैं, यही पैसेज का भाव है। और इस पर आपका क्वेश्चन बनता है, which one of the following statements best reflects the most logical, rational and pragmatic message conveyed by the author of the passage। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस परिच्छेद के लेखक द्वारा व्यक्त सर्वाधिक तर्कसंगत, विवेकपूर्ण और व्यावहारिक संदेश को सर्वोत्तम रूप में प्रतिबिंबित करता है। तो इसमें आपका आंसर डी बनता है। डी मतलब इंडिया needs to formulate effective climate change mitigation and adaptation strategy at the state region level। भारत के लिए राज्य क्षेत्र स्तर पर जलवायु परिवर्तन के लिए न्यूनीकरण और अनुकूलन की प्रभावी कार्यनीतियां प्रतिपादित करने की आवश्यकता है। तो यही आपका आंसर बनता है। दूसरा आपका 22 नंबर क्वेश्चन इसी का है, उसी पैसेज के बेसिस पर है, सेम पैसेज के बेसिस पर। विथ रेफरेंस टू पैसेज द फॉलोइंग assumptions हैव बीन मेड। इस परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। तो इसका आंसर आपका केवल एक आता है, वन ओनली।
ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन कैन बी लिंक टू इंटीग्रेटेड विद द क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एडेप्टेशन स्ट्रेटेजी। हरित ऊर्जा उत्पादन को जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण अनुकूलनकारी नीतियों के साथ सहसंबंध संगठित किया जा सकता है। अब इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज आर मच मोर सीवियर इन कोस्टल एंड माउंटेनियस रीजन, मतलब जलवायु परिवर्तन के प्रभाव तटवर्ती और पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं अधिक गंभीर है। ये बिल्कुल ही गलत चॉइस आपको दिया गया है, तो ये इसको ओमिट करना मांगता है। अब देखिए नेक्स्ट वन पैसेज है कि इफ द सोशल इनइक्वालिटी इज द मोस्ट acutely felt social problem in India, insecurity more than poverty is the most acutely felt economic problem। मतलब यदि सामाजिक असमानता भारत में तीव्रतम रूप में महसूस की गई सामाजिक समस्या है, तो असुरक्षा गरीबी से भी अधिक तीव्रतम रूप में महसूस की गई है। मतलब इसमें बताया गया है कि देखिए आप केवल पॉवर्टी की बात मत करिए, इनसिक्योरिटी की बात भी करिए। अनएम्प्लॉयमेंट की इनसिक्योरिटी उनकी भी है जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। इसी पैसेज को लेकर ही चला है, तो इसका आंसर आपका बनता है Which one of the following statements best reflect the critical message conveyed by the passage? 23rd नंबर ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपका बनता है डी। Insecurity more than poverty is the main economic issue that government policy must address। ये इसका मेन इसका क्रिटिकल मैसेज है। और सुरक्षा गरीबी से भी बढ़कर वह मुख्य आर्थिक मुद्दा है जिसका सरकारी नीतियों के द्वारा अवश्य निराकरण किया जाना चाहिए। यही आपका उत्तर बनता है। With reference to the above passage, the following assumptions have been made. 1. People above the poverty line also are prone to suffer from anxiety about economic insecurity. 2. Eradication of poverty can result in peace and social equality in the country. Which of the above assumptions are valid? इसका आंसर आता है ए, वन ओनली। पीपल हैव पॉवर्टी लाइन ऑल्सो आर प्रोन टू सफर फ्रॉम एंग्जाइटी अबाउट इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी। ये बिल्कुल सही है कि गरीबी रेखा से ऊपर के लोगों को भी आर्थिक असुरक्षा के बारे में चिंताग्रस्त होने की प्रवृत्ति होती है। ये बिल्कुल सही, ये आपका आंसर ए, मतलब ये आंसर केवल एक। अब ये पैसेज है, मेंटेनिंग एन इकोसिस्टम जस्ट टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी विल अफेक्ट इट्स कमर्शियल पोटेंशियल एज वेल एज द लाइवलीहुड डिपेंडेंट ऑन द इकोसिस्टम। देयर इज आल्सो अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूजिंग एन इकोसिस्टम ओनली फॉर लाइवलीहुड्स, फॉर कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन और फॉर स्ट्रिक्टली फॉर कंजर्वेशन। किसी पारिस्थितिकी तंत्र का जैव विविधता के संरक्षण भर के लिए अनुरक्षण करने से इसकी वाणिज्यिक संभाव्यता, साथ ही इस पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर आजीविकाएं प्रभावित होंगी। मतलब ये जो पैसेज है उसका भाव ये है कि जब आप बायोडाइवर्सिटी की सुरक्षा करते हो तो लाइवलीहुड का चुनौती उपस्थित होता है, जीविकोपार्जन की समस्या उत्पन्न होती है, और जीविकोपार्जन पर बहुत ज़्यादा मतलब इम्फेसिस दोगे तो फिर बायोडाइवर्सिटी का प्रॉब्लम पैदा होता है। तो यही दोनों के बीच संतुलन जैसी चीजें हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का 31 नंबर क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रिटिकल मैसेज कन्वेड बाय द ऑथर ऑफ द पैसेज। ए, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज नॉट एन इशू, मतलब आपका आंसर यहाँ पर सी बनता है। सीधा आप इसी को देखिए, सी को। सस्टेनेंस ऑफ लाइवलीहुड एंड डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम व्हाइल बीइंग टुगेदर एग्जासर्बेट वन अनदर लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट एंड इम्बैलेंस, मतलब दोनों के बीच संतुलन बनाना मुश्किल है। वनों का आजीविका का संपोषण और पारिस्थितिकी तंत्र का निम्नीकरण एक साथ होने से वे एक दूसरे को तीव्र करते हैं, जिससे परस्पर विरोध और असंतुलन पैदा होता है। यही इसका आपका आंसर आता है इसमें। With reference to above passage, the following assumptions have been made। इस पैसेज के आधार पर आपकी इस उपरोक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई। मतलब इसमें कौन सी पूर्व धारणा है? तो इसका आंसर आता है डी, नाइदर वन नॉट टू। नो कंट्री नीड्स टू डिपेंड ऑन इकोसिस्टम टू बूस्ट नेशनल इनकम। ये कहीं पैसेज में नहीं है। रिसोर्स रिच कंट्रीज नीड टू शेयर देयर रिसोर्सेज विद दोज ऑफ स्कैंट रिसोर्सेज सो एज टू
प्रिवेंट द डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम, बिल्कुल गलत है। तो किसी भी देश की राष्ट्रीय आय में अति वृद्धि लाने के लिए पारिस्थितिकी तंत्रों पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। या दो संसाधनों से समृद्ध देशों को अपर्याप्त संसाधनों वाले देशों के साथ अपने संसाधन बांटने चाहिए ताकि पारिस्थितिकी तंत्रों के निम्नीकरण को रोका जा सके। ये गलत है, इसलिए आपका आंसर होता है डी। दोनों माने इसका आंसर आपका डी आंसर होता है, नाइदर वन नॉट टू, ना तो एक ना ही दो। अब ये पैसेज है कि द हिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सजेस्ट देयर इज ए स्टीप लर्निंग कर्व, मीनिंग दैट एज मोर प्रोड्यूस्ड कॉस्ट फॉल रैपिडली बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड लर्निंग बाय डूइंग। द फर्म्स ग्रीन इनोवेशन इज पाथ डिपेंडेंट, द मोर फर्म डज द मोर इज लाइकली टू डू इन द फ्यूचर। तो नवीकरणीय ऊर्जा के इतिहास से यह सूचित होता है कि सीखने का एक अति प्रवण वक्र है, अर्थात जितना अधिक उत्पादन होता है बड़े पैमानों की किफायतों और कार्यकलाप से सीखने के फलस्वरूप लागत उतनी तेजी से गिरती है। और इसमें एग्जाम्पल भी दिया है कि आपका 2010 में जो 19 की तुलना में 2010 में आपका सौर ऊर्जा की कीमत में भारी गिरावट आ गई, क्योंकि जब आप शुरू करते हो तो दैट इज गोइंग टू बी कॉस्टली, लेकिन जब आप उसमें पाथ मेकिंग करते चले जाते हो तो आगे चलकर फिर राहत मिल जाती है। तो यही इस रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के विषय में स्टेटमेंट है। तो अब ये पैसेज है। अब इसका आंसर बनता है डी। डी का मतलब हुआ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस परिच्छेद के केंद्रीय विचार को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो टाइमिंग प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द केस ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। हरित प्रौद्योगिकी के विकास के मामले में उचित समय चयन निर्णायक भूमिका निभाता है। तो ये आपका आंसर बनता है। इसमें तो मुझे लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने से ही लग जाएंगे कि बहुत कम क्वेश्चन में आपको मुझे लगता है ये 29 क्वेश्चन में मुश्किल से 7-8 क्वेश्चन इसमें होंगे जिसमें 2 चॉइसेस से बच्चों को ज्यादा कंफ्यूजन होगा, नहीं तो प्रथम दृष्टया एट द फर्स्ट इंस्टेंस एक चॉइस निकल के चला आता है इसमें। विथ रेफरेंस टू द अबव पैसेज द फॉलोइंग assumptions हैव बीन मेड। तो इसका आंसर आपका बनता है ए, वन ओनली। पाथ डिपेंडेंट ग्रीन इन्वेस्टमेंट विल इवेंचुअली मोस्ट लाइकली बेनिफिट ग्रोथ एज वेल एज पब्लिक फाइनेंसेस इन ए कंट्री लाइक इंडिया। उपरोक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई है। एक, भारत जैसे देश में मार्ग आश्रित हरित निवेश अंततः सर्वाधिक संभावित रूप से समृद्धि की ओर साथ ही लोकवित्त को लाभ पहुंचाएंगे। तो यही आपका आंसर है, केवल एक। अब देखिए आपका फिर दूसरा पैसेज, अ सिंगल नंबर फॉर इन्फ्लेशन इज एन एग्रीगेट अक्रॉस डिफरेंट कमोडिटीज एंड सर्विसेज, द प्राइस राइज डिफर्स फॉर डिफरेंट आइटम्स ऑफ कंजम्पशन, सो द सिंगल नंबर इज अराइव्ड एट बाय असाइनिंग वेट्स टू द डिफरेंट कमोडिटीज एंड सर्विसेज फॉर WPI। देखिए ये WPI CPI जो डिफरेंट जो मानक है, जो आपके मेजरमेंट के जो आप कह सकते हैं कि जो आपके इन्फ्लेशन के मेजरमेंट के, जैसे CPI है तो फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से है, एक प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से WPI है। तो जो आपके डिफरेंट मानक है तो उन्हीं से कॉम्पिटिटिव स्टडी करके ये बता रहा पैसेज कि इसमें से कोई भी मानक आपका मतलब बहुत रिलायबल नहीं है, सबके अपने लिमिटेशंस हैं। तो इसका क्वेश्चन बनता है कि which of one of the following statements best reflects the most logical, rational and crucial message conveyed by the passage। तो यहाँ पर आपका आंसर बनता है बी, और बी का मतलब हुआ the present calculation of inflation rate does not correctly measure price rise of individual item commodity। तो यानी बी, मुद्रास्फीति दर का वर्तमान परिकलन अलग अलग मुद्रा उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत वृद्धि का सही मापन नहीं करता। यही बी आपका आंसर बनता है। फिर आपका पैसेज अब दूसरा आता है, ट्रस्ट स्टैंड्स कॉमनली डिफाइंड एज बीइंग वल्नरेबल टू अदर्स, Entrepreneurship implies trust in others and willingness to expose oneself to betrayal। विश्वास को आमतौर पर अन्य लोगों के प्रति सुभेद होने के रूप में परिभाषित किया जाता है। उद्यम वृत्ति में अन्य लोगों का विश्वास करने, स्वयं धोखे का विषय बनने में
तत्पर होना निहित होता है। मतलब ये कुल मिलाकर कहता है अगर आप इंटरप्रेन्योर हो तो आपको एक सर्टेन रिस्क लेना पड़ेगा, और वो है कि आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट ट्रस्ट आप बिजनेस चला नहीं सकते। हाँ, लेकिन ट्रस्ट करोगे तो उसमें रिस्क भी है, तो अपने अपने दोनों के, लेकिन फिर भी इंटरप्रेन्योरशिप डिमांड्स ट्रस्ट। तो दिस इज द बेसिक और एसेंस ऑफ दिस पैसेज। तो यही इसका पैसेज का एसेंस है, और इस पर आपका क्वेश्चन बनाया गया है, Which one of the following statements best reflect the crux of the passage? तो इसका आंसर आता है दी ट्रस्ट इज इंपॉर्टेंट दो इट इंटेल्स रिस्क। विश्वास करना अति महत्वपूर्ण है यद्यपि इसमें खतरा होता है। यही इसका सबसे बेहतर आंसर है। और फिर आपका आता है पैसेज नेक्स्ट वन कि देयर हैज बीन नो डेमोक्रेसी दैट हैज ग्रोन इकोनॉमिकली विदाउट कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म। इट हेल्प्स इन मॉडर्नाइजिंग द इकोनॉमी एंड इनेबलिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एंड एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री एंड सर्विसेज व्हिच आर इनएविटेबल विथ ग्रोथ। ऐसा कोई लोकतंत्र नहीं हुआ जो निगमित पूंजीवाद के बिना आर्थिक रूप से समृद्ध हुआ हो। यह अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण में और ग्रामीण से शहरी और कृषि से उद्योग और सेवाओं में अंतरण को, जो कि समृद्धि के लिए अपरिहार्य है, सुकर बनाने में सहायक होता है। तो ये देखो, ये बेसिकली आपका जो ये एक तरह से समझिए तो पूंजीवाद के बारे में है, लेकिन पूंजीवाद को ये पॉजिटिव सेंस में ले रहा है कि इससे राज्य को फायदा होता है, इससे आर्थिक पुनर्वितरण भी होता है, निम्न लोगों को लाभ भी मिलता है। मतलब पूंजीवाद को नेगेटिव सेंस में नहीं ले रहा। जब पूरे पैसेज आप पढ़ेंगे तब इसका क्रक्स आपको पता चलेगा। इस पर क्वेश्चन आपका बनाया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रिटिकल मैसेज कन्वेड बाय द ऑथर ऑफ द पैसेज। आंसर इसका ए बनता है, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन इस परिच्छेद के लेखक द्वारा व्यक्त अति महत्वपूर्ण संदेश को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। ए, कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म is important for economic growth of a state and also for democracy. A, निगमित पूंजीवाद किसी राज्य की आर्थिक समृद्धि के लिए और लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। तो यही आपका आंसर बनता है ए। With reference to the above passage, the following assumptions have been made. 1. Corporate capitalism promotes the growth of labor force and provides more employment opportunities. इसका आंसर सी बनता है। सी का मतलब है कि बोथ 1 and 2, माने कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म है, निगमित पूंजीवाद श्रमिक बल की वृद्धि करता है, रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करता है, वो पैसे से निकलता है। दूसरा है पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन आर बेनिफिटेड बाय कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म ड्यू टू ट्रिकल डाउन इफेक्ट। जनसंख्या के निर्धन लोग और वे लोग जो हाशिए पर है, अधोमुखी धन स्राव प्रवाह ट्रिकल डाउन इफेक्ट के कारण निगमित पूंजीवाद द्वारा लाभान्वित होते हैं, माने ऊपर से समृद्धि छन छन कर नीचे पहुंच जाती है। इसमें सी आपका आंसर है। एक और दो दोनों करेक्ट। अब इसमें है कि अब देखिए ये एक बड़ा ही स्पेशल पैसेज है क्योंकि मात्र ये 1 लाइन में है, और लेकिन इस पर एक क्वेश्चन बन गया है कि a network of voluntary associations stands as a buffer between the relatively powerless individual and the potentially powerful state. A network of voluntary associations stands as a buffer between the relatively powerless individual and the potential powerful state. मतलब स्वैच्छिक संघों का अंतर्जाल नेटवर्क अपेक्षाकृत शक्तिहीन व्यक्ति और संभाव्य रूप से शक्तिशाली राज्य के बीच बफर के रूप में स्थिर होता है। मतलब राज्य ज़्यादा पावरफुल हो जाए, व्यक्ति कमजोर रहे, तो उसके बीच बफर का काम करता है। वो है आपका वॉलंटरी एसोसिएशन, जिसको कहते हैं ना, बहुत सारे सिविल सोसाइटी है या इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन है, तो यही आपका है। तो इसमें 4 चॉइसेस दिए गए हैं और आपका आंसर बनता है इट टेक्स इंडिविजुअल्स आउट ऑफ ए स्टेट ऑफ आइसोलेशन एंड गिव्स देम अ चांस टू पार्टिसिपेट इन द कॉमन एंडीवर। वह व्यक्तियों को पार्थक्य की स्थिति से बाहर ले जाता है और उन्हें सर्व सामान्य प्रयासों से भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। पढ़ने से ही आपको पता चलेगा। पहला है राज्य के अंदर कतिपय समूहों की प्रतिकूलता के विरुद्ध अपने संकल्प को व्यवहार में परिवर्तित करने की असमर्थता पर बल देता है। ये बिल्कुल वेग चीज है। ये अपने सदस्यों के कल्याण के उन्नयन, उनके व्यक्तित्व के विकास हेतु सहकारी संगठन है। यह नागरिकों को विभिन्न प्रकार की निष्ठाएं और लगाव रखने देता है। तो मतलब ये सब 1 साइडेड है, यही आपका दोनों के बीच बैलेंस लाता है। अब
passage है, it is hard to predict how changes in the climate and the atmospheric chemistry will affect the prevalence and virulence of agriculture diseases, but there is a risk that such changes will make some plant infections more common in all climatic zones, perhaps catastrophically so. इसका पूर्वानुमान लगाना कठिन है कि जलवायु और वायुमंडलीय रसायन में होने वाले परिवर्तन कृषि रोगों की व्यापकता और संघातिकता को किस प्रकार प्रभावित करेंगे। एक खतरा यह है कि ऐसे परिवर्तन कुछ पादप संक्रमणों को सभी जलवायु क्षेत्रों में संभवतः इस प्रकार एक अनर्थकर रूप से अधिक आम बना देंगे, मतलब कि कहीं ना कहीं ये इन्फेक्शन का विस्तार करेंगे। ये पूरा का पूरा आपको किस पर है, तो ये जेनेटिकली जो एडिटेड क्रॉप्स हैं, या जिनको आप जीएम क्रॉप्स आप कर सकते हो, कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, तो उसको सेंटर में रखा हुआ है। लेकिन वही एकमात्र वजह नहीं है, बल्कि यह बताता है इस तरह की चीजें कि मतलब जो आपका क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है उससे आपकी वायुमंडलीय रसायन में होने वाले परिवर्तन कुछ कृषि रोगों को ज्यादा फैला रहा है, और इसमें उसका क्या एक्सटेंट है तो समझ में नहीं, लेकिन नए नए क्षेत्र में बीमारियां फैलती है। और खासकर जो आपको जेनेटिकली रूपांतरित जो मॉडिफाइड जो आपके क्रॉप्स हैं, वो तो और भी उसके प्रोन है, क्योंकि एक बार अगर वो उसमें फैल गई तो सीधे फॉरेस्ट फायर की तरह पूरी फैल जाएगी। तो यही इसका भाव है। ये क्वेश्चन का आंसर करना थोड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि इसमें दो आंसर आ रहे थे, तो मुझे भी थोड़ी मुश्किल से हुई थी। पहले तो मैं चला गया था इसके सी वाले को ज्यादा मैंने तरजीह दी थी, और फूड सिक्योरिटी शुड नॉट बी डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एलोन, हमारी खास सुरक्षा अकेले कृषि उत्पादकता पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। लेकिन बाद में इसको मैंने चेंज करके आर टोटल डिपेंडेंस ऑन जेनेटिकली होन्ड क्रॉप्स इनटिल्स पॉसिबल फूड, तो मैं आप लोगों को भी कहूंगा कि इसको सी मैंने किया था पहले, इसको बी कर दीजिएगा। बी ये मुझे ज्यादा बाद में लगा कि आनुवंशिकता संशोधित फसलों पर हमारी पूर्ण निर्भरता के परिणामस्वरूप खाद्य असुरक्षा होना संभव है। जैसे हालांकि इसमें थोड़ा हमको टोटल डिपेंडेंस टर्म पर थोड़ी आपत्ति थी, लेकिन यह जो सी चॉइस लगा वो मुझे थोड़ा और भी दूर लगा, इसलिए मैंने सी को छोड़ के बाद में फिर इसको बी को चुन लिया कि बी शुड बी द बेटर सब्स्टिट्यूट। तो ये हमने दूसरा है कि विथ रेफरेंस टू एबव पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशंस हैव बीन मेड, उपरोक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई है। तो इसमें दोनों को हमने करेक्ट माना है। सी मतलब कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज कैन रिजल्ट इन द माइग्रेशन ऑफ सेवरल प्लांट डिजीज टू न्यू एरिया, ठीक है। भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अनेक पादप रोग नए क्षेत्रों में स्थानांतरण कर सकते हैं, और साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वाइड रिलेटिव्स ऑफ आवर प्रेजेंट क्रॉप्स वुड इनेबल अस टू स्ट्रेंथन फूड सिक्योरिटी। तो पूर्व धारणा है कि हमारी वर्तमान फसलों के जंगली संबंधियों को वैज्ञानिक रूप से समझना हमें खाद्य सुरक्षा को सशक्त बनाने में सहायक होगा, क्योंकि हम जेनेटिकली उसको अगर और मॉडिफाई करते हैं तो उससे और भी समस्या ही आएगी। अब देखिए, ए गुड स्टेट्समैन लाइक एनी अदर सेंसिबल ह्यूमन बीइंग लर्न्स मोर फ्रॉम हिज अपोनेंट्स देन फ्रॉम हिज फर्वेंट सपोर्टर्स, फॉर हिज सपोर्टर्स विल पुश हिम टू डिजास्टर अनलेस हिज अपोनेंट्स शो हिम वेयर द डेंजर्स आर। एक अच्छा राजनीतिक किसी भी अनसमझदार मनुष्य की तरह अपने उत्साही समर्थकों की अपेक्षा अपने विरोधियों से अधिक सीखता है। मतलब ये पैसेज बताता है कि आपके जो मित्र हैं वो मतलब पॉलिटिकल लीडर्स के मित्र चाटुकार हो सकते हैं, वो गलत सुझाव दे सकते हैं, लेकिन जो अपोजिशन है वो उनको हमेशा रेडी रखता है और मेंटली अलर्ट रखता है और अपने पॉलिसी के प्रति सावधान रखता है। तो उसी सेंस में ये पूरा पैसेज है, जिसका है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रिटिकल मैसेज कन्वेड बाय द ऑथर ऑफ द पैसेज। तो इसका आंसर डी आ रहा है। डी, in a democracy the opposition is indispensable for the balance of political power and good governance। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस परिच्छेद के लेखक द्वारा व्यक्त अति महत्वपूर्ण संदेश को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। डी, लोकतंत्र में राजनीतिक शक्ति के संतुलन और सुशासन के लिए विरोध पक्ष का होना अपरिहार्य। दैट्स गुड, ये डी आंसर आपका हो जाता है इसका। With reference to the above passage, the following assumptions have been made. 1. In a democracy, a strong opposition is required only if the head of the government is indifferent. 2. The more aggressive the opposition, the better is the governance in a democracy. ये दोनों गलत चॉइस दिया है।
नाइदर वन नॉट टू। उपरोक्त परिच्छेद से लिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई। लोकतंत्र में एक मजबूत विरोध पक्ष तभी आवश्यक है जब शासनाध्यक्ष उदासीन हो। नहीं, गलत है। लोकतंत्र में विरोध पक्ष जितना आक्रामक होगा शासन उतना ही बेहतर होगा। ये गलत। आक्रामक होना और क्रिटिक होना दोनों अलग चीज है, वो ज्यादा हो गया। तो इसलिए इसका आंसर बनता है आपका डी, ना तो एक ना टू। Over the next 30 years, many countries are promising to move to net zero carbon। ये फिर आपका क्लाइमेट चेंज पर बहुत सारा पैसेज आपका पूछा है, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज पर। Implying that household emissions will have to be cut to close to nothing। A leading climate scientist reckons that at best half the reduction might be achieved through demand side measures। यानी अनेक देश यह वायदा कर रहे हैं कि अगले 30 वर्षों में निवल शून्य कार्बन तक आ जाएंगे, अर्थात घरेलू उत्सर्जनों को घटकर शून्य के निकट आ जाना होगा। एक अग्रणी जलवायु वैज्ञानिक के मानते हैं कि अधिक से अधिक मांग पक्ष उपायों जैसे कि व्यक्तियों और परिवारों के व्यवहार परक परिवर्तनों के माध्यम से आधा न्यूनीकरण प्राप्त किया जा सकता है। इससे भी अपेक्षा होगी। तो ये आपको ओवरऑल बताते हैं कि कैसे लोगों के व्यवहार में परिवर्तन होगा। व्यवहार परिवर्तन करने के लिए लोगों को इंसेंटिवाइज करना आवश्यक है। लोग अपने व्यवहार में परिवर्तन करेंगे तभी हम नेट जीरो के स्केल पर दुनिया पहुंच सकती है। लेकिन अगर नेट जीरो के स्केल पर हमें पहुंचना है और लोगों का ये करना है तो उसमें हमें फिर कहीं ना कहीं सावधान होना होगा, क्योंकि उसको सरकार को और कॉर्पोरेट सेक्टर को आगे आना होगा। यही इसका डिमांड है। तो which one of the following statements best reflects the central idea conveyed by the passage। तो इसका आंसर होता है बी, लो कार्बन बिहेवियर इन पीपल कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय इंसेंटिवाइजिंग देम। न्यून कार्बन प्रौद्योगिकियों का प्रयोग कर लोगों को अपेक्षाकृत सस्ती वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती है। यही आपका, सॉरी ये गलत लग गया, सी नहीं बी। लोगों में न्यून कार्बन व्यवहार उन्हें प्रोत्साहन देकर ही लाया जा सकता है। जैसे पैसेज आप पढ़ेंगे तो उस पैसेज में है कि गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट सेक्टर आगे आए और वो लोगों को कुछ ना कुछ उत्प्रेरणा दे, कुछ इंसेंटिव दे, तो लोग अपने व्यवहार को चेंज करेंगे। तो उसी से बी आंसर आपका निकलता है। फिर है विथ रेफरेंस टू द एबव पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशंस हैव बीन मेड। 1, supply side investment in companies can result in low carbon behavior in people। कंपनियों में पूर्ति पक्ष निवेश के परिणाम स्वरूप लोगों में न्यून कार्बन व्यवहार आ सकता है। ये ओनली, केवल एक। टू पीपल आर नॉट कैपेबल ऑफ एडेप्टिंग लो कार्बन बिहेवियर विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड कंपनीज। तो इसमें आपका आंसर आता है ए, यानी एक ओनली। तो इसमें जो यानी कंपनियों में पूर्ति पक्ष निवेश के परिणाम स्वरूप लोगों में न्यू कार्बन व्यवहार आ सकता है, ये इसलिए करेक्ट है कि इसमें गवर्नमेंट मिसिंग है और पैसेज में गवर्नमेंट कंपनी दोनों है, लेकिन कंपनी भी तो करेक्ट है। अकेला कंपनी को भी तो हम करेक्ट मानेंगे। ये कैसे कहेंगे कि गवर्नमेंट नहीं है तो कंपनी गलत हो गया। लेकिन लोग सरकार और कंपनियों के शामिल हुए बिना न्यून कार्बन व्यवहार को अनुकूलित करने में समर्थ नहीं है। ये थोड़ा फार फेचेड आइडियाज है। तो इसके लिए इसको केवल एक ही करेक्ट करना मांगता है। अब इन ओनली 50 years द वर्ल्ड्स कंजम्पशन ऑफ रॉ मेटेरियल्स है नियरली क्वाड्रपल्ड टू मोर देन 100 बिलियन टन्स, लेस देन 9% दिस इज रिफ्यूज। बैटरीज ऑफ ओल्ड व्हीकल्स कंटेन मेटेरियल सच एज लिथियम, कोबाल्ट, मैग्नीज। ये भी फिर आपका पर्यावरण के ऊपर है और क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत ज्यादा पैसेज इसमें दिया है। और इसका आंसर आपका बनता है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल, रैशनल एंड प्रैग्मेटिक मैसेज कन्वेड बाय द पैसेज। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस परिच्छेद द्वारा व्यक्त सर्वाधिक तर्क संगत, विवेकपूर्ण, व्यवहारिक संदेश को सर्वोत्तम रूप में प्रतिबिंबित करता है। तो आपका आंसर है सी, चक्रीय अर्थव्यवस्था सतत समृद्धि के लिए उपयोगी हो सकती है। सर्कुलर इकोनॉमी कैन बी बेनिफिशियल फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। With reference to above passage, the following assumptions have been made। इसका आंसर आपका बी बनता है। एक ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज आर एग्जांपल्स ऑफ द सर्कुलर इकोनॉमी। टू इकोनॉमी ग्रोथ इज compatible with circular use of mineral resources।
तो इसका आंसर आपका बी बनता है। बी का मतलब है टू ओनली। टू ओनली आर्थिक समृद्धि खनिज संसाधनों के चक्रीय उपयोग से सुसंगत होती है। ओके, सो माय फ्रेंड्स, अब ये हमारा डिस्कशन आप समझ सकते हो, मजबूरी यह थी कि अगर मैं पूरा पैसेज पढ़कर भी बोर्ड पर आपको बताता तो उसको आप वहां से सुनकर नहीं समझ पाते, बिकॉज यू हैव नॉट टू पार्टिसिपेट विथ मी। क्योंकि आपके सामने पैसेज खुला हुआ हो, आप भी साथ साथ पढ़ते रहें, फिर हम सेंट्रल आइडिया को पकड़ के बताएं, तो आपके लिए काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता और स्लाइटली बोरिंग भी हो जाता। इसीलिए मैंने पूरे पैसेज नहीं पढ़ा, केवल मैंने पैसेज का रेफरेंस दे दिया ताकि आपको आंसर को ढूंढने में आसानी हो, और जो आंसर हमने दिया है उसको आप 100% फुल प्रूफ नहीं तो 99.9% मान सकते हैं, क्योंकि इसको मैंने काफ़ी सोच समझकर इसको सॉल्व किया हुआ है। और एक आध तो ह्यूमन एरर हो सकता है, उसका क्लेम तो कोई नहीं कर सकता, और डिपेंड करता है कि यूपीएससी ने चॉइस क्या सेट किया है। कई बार यूपीएससी के खुद के आंसर में भी डिस्क्रिपेंसी आ जाती है, लेकिन कुल मिलाकर आप इस आंसर पर डिपेंड कर सकते हैं। तो और हमारे बाकी जो टीम मेंबर्स हो वो अपने अपने एरिया को डिस्कस करेंगे, और आप उनसे पूरे पेपर को मिलाइए, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको क्वालिफाइंग में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपके पास इतने स्कोप कॉम्प्रिहेंशन नहीं दे दिए हैं कि आपको क्वालिफाई करने में कोई दिक्कतें नहीं होगी। फिर मैथ और रीजनिंग से भी तो आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसलिए फिर हमारी शुभकामना आपके साथ है, और मेंस एग्जाम में स्टडी का सहयोग आपके साथ रहेगा जैसा कि प्रीलिम्स में रहा था। तो आज मैं इस लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं, और लेकिन आप मेरा लेक्चर समाप्त मेरा हुआ है, लेकिन हमारे जो और बाकी टीम मेंबर्स हैं वो अपने अपने सेगमेंट आपके साथ डिस्कस करेंगे, इसलिए आप लोग बने रहिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू।